हमने ये अभी चलो स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा। पिछली क्लास में हमने क्या सब चीजें पढ़ ली थी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के बारे में बातें कर ली थी हमने, हाँ है ना? सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर ली थी। फिर सर हमने वी और आई के बीच में रिलेशन देख लिया था। वी और आई के बीच में रिलेशन देख लिया था। फिर रेसिस्टेंस का मैंने बता दिया था, रो एल बाई ए होता है। यस सर। फिर मैंने ये भी कह दिया था तुम्हें कि इन सब पे डिपेंड करता है, रो पर हाँ भी सर। एल पर भी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। फिर हमने एक वो किया था, आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी प्रोपोर्शनल टू आई वाली बात, है ना? तो ये सब करी हमने। मतलब वी प्रोपोर्शनल टू आई, आई प्रोपोर्शनल टू वी वाली बात का मतलब ये वाला बेटा, जो मैंने बोला नहीं था तुम्हें कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो V बाई आई होता है। तो रेसिस्टेंस को हमने बोला था प्रोपोर्शनल 1/i के, यस और सर। फिर प्रोपोर्शनल V के। वी के यस सर। हाँ, तो ये जो मैंने बताया था तुम्हें, इसमें क्या एक चीज हमने सीखी थी बेटा, कि अगर मैं ये R प्रोपोर्शनल टू 1/i लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि V कांस्टेंट है, यस सर। और ये प्रोपोर्शनल टू V लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब है कि आई I कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस बहुत सर। बढ़िया। तो ये सब बातें हम कर चुके थे पिछली क्लास में, है ना? तो अब देखो, अब हम बात करने वाले बेटा किसके बारे में, कि देखो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमने कर ली थी बात। अब कह रहा है कि कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा। जैसे मान लो कि हमसे बोला जाता है कि मान लो हमारे पास कोई वायर है ऐसा, ठीक है? सुनना ध्यान से मेरी बात। मान लो कि हमारे पास कोई वायर है ऐसा, ठीक है? तो ये जो हमारा वायर है ये क्या होगा? कंडक्टर होगा। वायर की बात कर रहे हैं हम तो कंडक्टर की ही बात कर रहे होंगे, है ना? और हमसे बोला कि हमने इसकी लेंथ जो है इसे स्ट्रेच कर दिया थोड़ा सा, ठीक है? आप एक चीज सोचो कि अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे बेटा, अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे तो इसके किस किस चीज में चेंज आएगा बताना? वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, एरिया चेंज हो गई सर। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो लेंथ चेंज हो जाएगा, और एरिया भी चेंज हो जाएगा। बताओ। हाँ सर। बिल्कुल, लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। अब सुनो एक बात, कि अगर लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो रहा है तो मतलब रेसिस्टेंस में तो बदलाव आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना? तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं बेटा बताना? ए इंटू एल लिखते हैं क्या? यस सर। वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं यार? एरिया इंटू लेंथ ही तो लिखते हैं। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मान लो कि मैं कह रहा हूं कि लेंथ जो है वो डबल हो गया। डबल से अच्छा मैं ट्रिपल लिखता हूँ, है ना? डबल नहीं लिखूंगा। मान लो मैंने बोला कि ये जो है हमारा लेंथ वो 3 टाइम्स हो गया। ऐसा सोचो कि लेंथ जो है वो कितना हो गया बेटा? 3 गुना। तो लेंथ अगर 3 गुना हो गया तो फिर एरिया क्या हो जाएगा? कम होना चाहिए सर। 1/3 टाइम्स हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो सेम होना चाहिए, हाँ सर। है ना? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये चीज हो जाएगी। तो अब अगर नया रेसिस्टेंस R डैश में निकालूं तो क्या होगा? रो तो भैया मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा, नो सर। तो रेसिस्टिविटी तो वही रहेगी। तो रो क्या लिखोगे? रो एल डैश अपॉन ए डैश, है ना? यस नया सर। रेसिस्टेंस। तो एल डैश क्या लिखोगे बेटा? पी एल। इंटू 3L, और ये वाला हमारा हो जाएगा A/3। तो ये 3 ऊपर चला गया, क्या लिख तो लोगे? 9 टाइम्स हो 9 जाएगी सर रो एल रेजिस्टेंस। बाई ए। बिल्कुल 9 टाइम्स हो जाएगी। तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू रेसिस्टेंस। तो यहाँ से एक चीज मैं कह सकता हूँ क्या बेटा, कि अगर मैं लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ तो मेरा जो रेसिस्टेंस है वो क्या n एन स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स बढ़ टाइम्स जाए? यस सर एन स्क्वायर। कह सकते हैं ना हम? देखो वही चीज तो हो रही है यहाँ पे, कह सकते हैं ना बेटा? तो यस सर। ये एक रिजल्ट के जैसा तुम याद रख सकते हो, ठीक है? ये जो चीज मैंने बताई ये एक रिजल्ट के जैसा तुम याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है चीजें, ये वो। जैसे पहले मैं देखता था छोटे बच्चों को, मतलब 9वीं 10वीं की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें वो ऐसे कहते थे कि बिल्कुल रेसिस्ट, ये क्या नाम है, रेडियस वगैरह की बातें करते थे वो, कि पाई आर स्क्वायर एल होता है क्या चीज? वॉल्यूम। तो इसमें से लेंथ 3 टाइम्स हो गया तो रेडियस कैसे चेंज हुआ? फिर एरिया निकाल रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब हम सीधे सीधे क्या कहेंगे भैया, कि लेंथ को अगर हमने n टाइम्स कर दिया है तो वॉल्यूम जो है वो स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब मान लो कि लेंथ को 1/3 कर देंगे बेटा, लेंथ को अगर 1/3 कर देंगे तो रेसिस्टेंस कैसे हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा ना फिर। बोलो। हाँ सर। मैंने बोला कि अगर लेंथ को हम 3 गुना कर दें, सॉरी 1/3 कर देंगे अगर लेंथ को, तो रेसिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा?
वन वो अपॉन 1/9 नाइन हो हो जाएगा, जाएगा सर। बिल्कुल 1/9 हो जाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो यस एक सर। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। और एक और तरीका है कि परसेंटेज चेंज की बात करी जाती है हमसे, ठीक है। परसेंटेज चेंज का मतलब ये है कि हमसे बोला गया कि लेंथ इज चेंज्ड बाई 1% या लेंथ इज चेंज्ड बाई 5%। मान लो तुमसे बोला कि लेंथ को हमने 5% से बदल दिया, ठीक। तो लेंथ को 5% से बदलेंगे तो क्या होगा, सोचो। नया लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, एल डैश। ओरिजिनल सर 100 मान लेते हैं, वहां से आसान हो जाएगा। इसे एल माइनस एक्स लिख लेता हूँ, जनरल मान लेता हूँ। चलो सर ठीक है। ये सही रहेगा ना। हाँ सर। एल डैश को एल माइनस एक्स मतलब 5% चेंज हो गया। तो अब अगर इंक्रीज की बात करेगा तो यहाँ पे प्लस लिख प्लस आ लेंगे, जाएगा सर। बिल्कुल। और डिक्रीज की बात करेगा तो माइनस आ जाएगा। तो यस बताओ सर। क्या करें, प्लस या माइनस। प्लस सर। प्लस मान लेते हैं, इंक्रीज करा हमने, ठीक है। तो एल डैश जो हुआ हमारा वो क्या हो गया बेटा, एल प्लस एक्स हो गया ना। अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने तुमसे बोला कि एल डैश जो है मेरा वो वन एल प्लस एक्स हो गया है ना। नई लेंथ की बात करते हैं हम, ठीक है। तो जब लेंथ को हमने इंक्रीज किया बेटा तो एरिया में कुछ बदलाव आया होगा क्या, क्या लगता है तुम्हें। आया होगा सर, गारंटी आया होगा। गारंटी आया होगा, बिल्कुल, बात सही बात है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बताना एक बार। कि अगर मैंने मान लो नई लेंथ जो है एल डैश, इसे मैंने क्या लिखा, एल माइनस एक्स। एल प्लस एक्स लिख दिया ना। अभी अच्छा हाँ, इंक्रीज इंक्रीज करने की किया है बात कर, हमसे, ठीक है। हाँ, एल प्लस एक्स लिख दिया हमने। अब मान लो कि एरिया की बात कर रहे हैं ना। तो रो जो है हमारा, रो कह रहा हूँ, रेसिस्टेंस जो है हमारा बेटा वो कितना है बताओ। रो एल बाई। रो एल बाई ए, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज हो रहा है। तो अगर हाँ मैं सर। वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या है बेटा, एरिया इंटू एल ना। यस सर। तो जो वॉल्यूम है वो क्या है, नया कांस्टेंट है एरिया सर। इंटू नया एल भी तो है। यस सर। तो यहाँ से जो हमारा ए डैश आएगा वो कितना आ जाएगा बताना, वी अपॉन एल डैश। मतलब वी अपॉन एल प्लस एक्स हो जाएगा क्या, ये नया एरिया, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर पुट करो इसे, ठीक है। कर सकते हैं ठीक पुट है बेटा। सर। हाँ नया सर। रेसिस्टेंस आर डैश क्या लिखेंगे, रो एल डैश अपॉन ए डैश। यस सर। तो क्या लिखूं मैं इसे बताओ। रो एल प्लस एक्स अपॉन में वी अपॉन एल प्लस एक्स। बहुत शानदार। अपॉन में वी, और ये एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रो यही हो जाएगा। हाँ सर। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। नो सर। ये नया रेसिस्टेंस, पुराना रेसिस्टेंस रो एल बाई ए, है ना। तो अब आप एक चीज सोचो बेटा कि यहाँ पर तो हमारे पास हो गया एल प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू रो, ठीक है। और जैसे हमसे बोला, हमसे परसेंटेज चेंज निकालने को कहा है ना। मतलब यस लेंथ को सर। हमने 5% चेंज किया मान लो, है ना। तो 5% लेंथ को चेंज किया तो एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कितने परसेंट चेंज होगा, यही तो निकालनी है ना अपने को। क्योंकि यस अगर सर। लेंथ की बात 5% कह रहा है तो एरिया की भी बात, सॉरी, रेसिस्टेंस की बात परसेंटेज में ही करेगा वो। हाँ सर। तो उस केस में अगर मुझसे ये कहा जाए कि परसेंटेज चेंज बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, परसेंटेज चेंज बताना एक बार, क्या लिखूंगा बताओ। परसेंटेज चेंज को क्या लिखेंगे बताओ। ये लिखेंगे क्या, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू इंटू 100, परसेंटेज चेंज। बोलो। ऐसे सोचो बेटा कि मेरा रेसिस्टेंस पहले 5 था, फिर अब बढ़ के हो गया 6, तो परसेंटेज चेंज बताओ। तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे बेटा, 6 - 5 5%। अपॉन 5 ही लिखेंगे ना यार, यस सर, इंटू टाइम्स 100। 100। तो वही यस लिखा सर। हमने कि नया रेसिस्टेंस आर डैश है, पुराना आर है। तो आर डैश माइनस आर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, और अपॉन आर मतलब ओरिजिनल इंटू 100, यही लिखूंगा ना मैं। यस सर। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। तो अब क्या क्या बनेगा मेरे पास बताओ, आर डैश माइनस आर करते हैं एक बार, करें रो क्या बताओ। टाइम्स एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वी
निकालते हैं ये वाली वैल्यू है ना जो अभी हमने बात करी, वो वैल्यू निकालते हैं एक बार। यस क्या सर। बेटा, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई 100। आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्या मतलब हो जाएगा बताना? अरे सर सॉरी, आर डैश अपॉन आर माइनस आएगा आर सर। अपॉन आर इंटू 100 है ना। तो यस सर। मैं पहले अपॉन आर तक की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, अपॉन आर तक की वैल्यू निकालता हूँ, आर डैश माइनस आर अपॉन आर। तो ये चीज बेटा एक बात, तो आर डैश कितना है देखो, रो रो अपॉन वी टाइम्स। को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यस सर। सुनो ध्यान से, रो अपॉन वी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ ना कि देखो बेटा, जैसे यहाँ पर वी है ना वैसे ही वहां पर भी वी अगर ले आएंगे हम तो हमारा काम शायद हो जाएगा, मुझे लगता हो जाएगा है, ठीक सर। है, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना रो एल बाई है तो इसे रो ऊपर एल नीचे स्क्वायर एल से बाई वी तो मल्टीप्लाई लिख कर सकते। देंगे सर। हाँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, एल से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों, तो ऊपर एल स्क्वायर नीचे ए इंटू एल, नीचे ए इंटू एल को मैंने वी लिख दिया, यस सर। ठीक है। तो ये मेरे पास रो एल स्क्वायर बाई वी आ गया। तो देखो, रो अपॉन वी को तो मैं बाहर ले लूंगा, यस रो सर। अपॉन वी को बाहर ले लूंगा, यहाँ से भी रो अपॉन वी और ऊपर से भी रो अपॉन वी। बचेगा क्या मेरे पास बेटा, एल प्लस एक्स का स्क्वायर यस सर। माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें किसी को? अपॉन में एल स्क्वायर। अपॉन में एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। तो फिर तो बेटा ये रो अपॉन वी निपट जाएगा। हाँ सर, जब वो निपटा के बोल रहा हूँ। अच्छा, निपटा के ही कह रहे हो क्या? तो फिर तो ये रो अपॉन वी निपट जाएगा। अब देखो, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, आर की वैल्यू है रो एल स्क्वायर अपॉन वी, है ना, यही है ना। तो ये रो अपॉन वी निपटा, और यस हमारे सर। पास एल स्क्वायर बच गया। मतलब हमारे पास बच गया क्या चीज, देखो, एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एल माइनस स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड एल बाई स्क्वायर। एल स्क्वायर, ये बचा है ना। तो हाँ अब सर। एक बार देखो, ये चेंज इन रेसिस्टेंस है, अब इसमें बताओ क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं इसे यार, है ना। हाँ सर, खोल लेते हैं एल प्लस एक्स इसे। का स्क्वायर माइनस, तो इसे मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ बेटा। देखो, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू टू एल एल एक्स। एक्स माइनस एल स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सर। डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। बेटा ये निपट जाएगा ना? हाँ सर, निपट ही जाएगा। निपट ही जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एक्स अपॉन एल स्क्वायर। अपॉन एल स्क्वायर। अब इसे मैं अलग अलग करता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस टू टू एक्स बाई एक्स एल। अपॉन एल। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। बहुत शानदार। तो अब एक चीज सोचो बेटा कि जब x की वैल्यू, क्या बोला मैंने बोला तुम्हें कि जब x क्या है बेटा, परसेंटेज चेंज की ही बात कर रहे हैं ना हम। यस सर, एल का 5% है। हाँ, तो 5% है, तो मैं एक चीज कह सकता हूँ क्या, कि जब परसेंटेज चेंज 0 से 5 के बीच में होगा, तो मतलब ये परसेंटेज है ना बेटा, देखो x जो है वो लेंथ ही है ना, मतलब तो मैं जो चेंज की बात कर रहा हूँ, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5/100 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। x को 5/100, 5l/100 लिख सकता हूँ ना। तो हाँ सर। एक्स स्क्वायर जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा बताओ, 25 एल 25l स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 10⁴, मतलब ये यस 4 सर। शून्य हो जाएंगे नीचे। हाँ, 10,000। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा बेटा कि यहाँ पर जो चीज लिखी होगी, ये मतलब मैंने यहाँ पर जो लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू 25/1000 हो जाएगी, बहुत और छोटा है यहाँ सर ये तो। पे एक्स अपॉन एल की वैल्यू कितनी, 5। हाँ सर, नहीं, तो 5 मतलब अपॉन मैं 100। हाँ, मतलब ये कह सकता हूँ क्या कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ इसके सामने? यस सर। बिल्कुल कर सकता हूँ नेग्लेक्ट, मैं तो फिर कर दूंगा यार, है ना। तो नेग्लेक्ट करके मेरे पास जो चेंज आया है वो कितना आया है देखो, 2x/l आया है क्या? यस सर। डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू मेरे पास आई है 2x/100। तो अब मैं अगर परसेंटेज चेंज की बात करूंगा बेटा, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, 2x/l इंटू 100। कितना हो जाएगा ये, 2 × 5l/100 l इंटू 100। तो कितना हो गया ये, एल और एल कट गया, 100 और 100 भी कट गया, क्या हो गया बेटा, 2 × 5 आ गया क्या? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अगर मैंने रेसिस्टेंस में कितना बदलाया है, बदलाव किया है 5%, अगर लेंथ में मैंने 5% का बदलाव किया है, तो उसके लिए अगर मैं अप्रोक्सीमेशन को कंसिडर कर लेता हूं,
अगर मैं अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर कर लेता हूं तो उस केस में मेरे पास जो आएगी परसेंटेज चेंज वो क्या आएगी 2x आ जाएगी क्या। जैसे मान लो कि ऐसे एक बिल्कुल जनरल बात करते हैं बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने तुमको बोला कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा रेसिस्टेंस है उसे मैंने कितना चेंज कर दिया, 2% चेंज कर दिया। रेसिस्टेंस कर रहा हूँ, लेंथ को मैंने 2% चेंज किया, ठीक है। तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कितना चेंज हो जाएगा, 4 × 2% मतलब कितना, सॉरी 2 × 2% बेटा, बोलो। 2 × 2% मतलब कितना, 4% चेंज हो जाएगा रेसिस्टेंस। वही चीज तो हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे हमने 5% वो किया, हमने जो चेंज देखा वो 5% ही लिया ना बेटा लेंथ में। तो 5% लिया मतलब हमने ये कहा कि देखो x% चेंज अगर है, देखो यही चीज मैं कह रहा हूँ, x% चेंज की बात कर रहे थे ना हम। तो अगर x% चेंज हो रहा है तो ये कितना चेंज हो रहा है बेटा, 2x% हो जा रहा है ना। देखो यस समझ आ रही सर। है बात तुम्हें या नहीं आ रही, ये चीज आ रही है ध्यान में। सर। बिल्कुल, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर x% चेंज होगा किसमें, लेंथ में, तो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा उसमें कितना चेंज होगा बेटा, 2x%। और 2x। एरिया का भी ऐसा ही सिस्टम है। समझ रहे हो ना मेरी बात या नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं सर। तरीका समझ यही रहे है हैं सॉल्व सर। करने का, बिल्कुल तरीका बेटा बिल्कुल यही है सॉल्व करने का। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज और सुन लो कि मान लो कि मैंने तुम्हें ये अप्रोक्सीमेशन के साथ मैंने तुम्हें ये 2x कह दिया, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना होगा तो हम ये कहेंगे क्या बेटा, परसेंटेज चेंज, x² / L² + 2x बेटा। ये चीज एक बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी आपको चेंज की बात करनी हो तो एक ये वाला सवाल मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान में भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो ध्यान में, बहुत इतना भी कुछ नहीं है। लेकिन जब अगर सवाल आ जाए 5% से ज्यादा वाला, जैसे मान लो कि मेरे से ये कह दिया गया बेटा, सोचो आप कि मान लो मेरे से ये कह दिया गया कि भैया अगर लेंथ में, अगर मैं लेंथ में 10% चेंज लेके आ रहा हूँ, मतलब चेंज चेंज से अच्छा मैं लिखता हूँ कि लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। मतलब ऐसे लिख देता हूँ बेटा मैं कि लेंथ जो है, लेंथ को हमने क्या किया, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% मान लो, ठीक है। लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया बेटा, 20%। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, जो हम अभी वहां कर रहे थे, 20/100 इंटू एल, बोलो। तो अब हमारे पास जो मतलब क्या है, रेसिस्टेंस R' - R/100 वाली जो वैल्यू, सॉरी R' - R/R वाली जो वैल्यू आई है बेटा, चेंज वाली, वो कितनी आई है बताओ, x² / L² + 2x/L, यही आई है ना यार। तो एक्स हाँ स्क्वायर सर। अपॉन एल स्क्वायर को क्या लिखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 20/100। इसे मैं कितना 1/5 लिख सकता हूँ क्या बेटा, या फिर 20/100 ही रहने देते हैं ना, वो अभी ठीक रहेगा हमारे लिए। तो अगर मैं x/L की वैल्यू निकालू तो x/L की वैल्यू कितनी है बेटा, 20/10,000। तो अगर यहाँ पे से मैं लिखना चाहता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं लिखना 20/100, सॉरी, वैसे अगर एक स्क्वायर करूंगा तब ये 10,000 हो जाएगा, है ना। x²/L² की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 400/10,000, बोलो। यस सर। प्लस 2x/L मतलब कितना बेटा, 2 × 20 डिवाइडेड बाई 100। 100। अब ये दो शून्य कट गए, क्या क्या बचा बेटा, देखो ये 40 और 4, 44/100 आया क्या। तो अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 100 और ये 100 कट गए, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 44% आ जाएगा ना। यस सर। बिल्कुल, तो देखो यही चीज है जरूरी कि अगर 5% तक की बात है, अगर 5% तक की बात है तो ये जो, जैसे मैं कह रहा हूं कि 20% अगर लेंथ को बढ़ाया हमने तो 40% रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन 40% थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये x² / L² है ये भी तो आ जाएगा ना बेटा पिक्चर में, इसे अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे, बोलो। समझ रहे हैं सर। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अब एक बार सवाल सॉल्व करो बेटा, ये सवाल सॉल्व कर दो चलो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा।
देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को कि एक वायर है जिसे हमने स्ट्रेच किया डबल इट्स लेंथ, तो अपने को नई रेसिस्टेंस बतानी है ना। इफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस वाज, अरे बेटा एल डैश नई वाली लेंथ कितनी होगी यार, 2L हो गई। अच्छा वॉल्यूम मैंने क्या बोला, कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू एल। तो मतलब क्या लिखोगे आप बताओ, इसे आप ए डैश इंटू एल डैश भी तो लिख सकते हो। तो ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। तो ए कितना है बेटा, ए तो ए ही है, एल तो एल ही है, एल डैश कितना है, ए डैश और एल डैश कितना बेटा 2L, तो एल और एल निपट गया। ए डैश की वैल्यू आ गई भैया कितनी, A/2। बहुत शानदार। तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे क्या निकालना है बेटा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस क्या, रो एल डैश ओवर ए डैश, मतलब कितना, बताओ बताओ कितना, रो एल डैश अपॉन ए डैश, तो अब कितना हो जाएगा बेटा, रो इंटू 2L ओवर A/2, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया बेटा ये 4 इंटू रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए क्या है, रेसिस्टेंस है क्या, R। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा बेटा, R डैश की वैल्यू हो गई 4R के बराबर, है ना। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल करते हैं, आओ। देखो क्या कह रहा है, एक वायर को स्ट्रेच किया हमने, इंक्रीज करी उसकी लेंथ 1%, है ना। तो ये तो डायरेक्ट सवाल है बेटा, ये तो मतलब ये जानते हैं हम ये, कि अगर वायर को स्ट्रेच कर दिया हमने, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 1%, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, कितना होगा बेटा, बताओ बताओ। ये 0 से 5 के कम से के बीच में है ना, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, 2%। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। बोल नहीं रहे तुम यार, फिर से बेटा। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया था। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो नहीं आया यार। अच्छा हाँ आ गया, ठीक है आ गया आ गया आ गया, आंसर भेज दिया, ठीक है, पर थोड़ा यार हाँ ना भी बोला करो, है ना, अच्छा लगता है अपने को। देखो बताता हूँ तुम्हें मैं, अभी रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, अपने को बात करनी है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, है ना, मतलब रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के ऊपर, मतलब रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसकी बात करी गई है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया अपने को ये बोला गया बेटा कि जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट, है ना, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी का क्या मतलब है, इसे मैं लिख सकता हूँ रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T-T0, ठीक है। ये है क्या बेटा, ये क्या है, रेसिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या फंक्शन ऑफ टाइम है बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर है बिल्कुल। ये रेसिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि रेसिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यही होता है जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर रेसिस्टिविटी ये होती है, तो जो हमारा रेसिस्टेंस होता है ना बेटा, उसे भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर आप लिख रहे हो, तो वो आप क्या लिखोगे, R0 का मतलब क्या है, टेम्परेचर, रेसिस्टेंस एट एंड टेम्परेचर T0, इसे आप क्या लिखोगे, 1 प्लस अल्फा इंटू T-T0, ठीक है। समझ रहे हो बात या नहीं, समझ ये रहे हैं हाँ सर, सर। टेम्परेचर समझ रहे हैं। डिपेंडेंस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेम्परेचर डिफेंस डिपेंडेंस, अब ये देखो, ये जो T0, देखो अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं कि रेफरेंस टेम्परेचर रो नॉट रेसिस्टिव टेम्परेचर T0, अब 0 या 20 डिग्री लिया जाता है, ठीक है, रेफरेंस जो है T0, ठीक है। और ये जो अल्फा है ये क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज बस हमें बताई जाती है बेटा कि हमारे ध्यान में रहे कि अगर कभी टेम्परेचर की वजह से चेंज की बात हमसे कर ली जाए, तो फिर कैसे होंगी चीजें, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है अपने को बस, बाकी और कुछ खास है नहीं यहाँ पर, है ना। थोड़ी बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, या फिर अगली क्लास में बात करें पावर के बारे में, क्या कहते हो यार। जैसे आपकी मर्जी सर। मेरी मर्जी की बात नहीं है बेटा, तुम बताओ। सर हम तो चाहते हैं आप अभी पढ़ा दो। चलो ठीक है, आ जाओ पढ़ा देता हूँ फिर मैं, इन दैट केस, अभी अभी इसी वक्त, चलो आ जाओ, पावर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या है पावर बेटा, बताओ, व्हाट इज पावर, अगर मैं आपसे पूछूं पावर क्या है। ताकत। निर्मल कह रहा है अगली क्लास, मैंने बेटा आप तो शुरू कर दिया मैंने,
बताओ क्या है पावर? अगर मैं तुमसे पूछूं पावर के बारे में तो तुम्हें क्या लगता है पावर का मतलब क्या हो सकता है? ऐसे तो अगर मैं उसके बिल्कुल, अंदर कितना फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, फोर्स थोड़ी, फोर्स से पावर थोड़ी आता है। वो तो तुम दूसरी बात, तुम तो ताकत वाली बात कर रहे हो, वो दूसरी चीज है, वो स्ट्रेंथ कहते हैं उसे वो दूसरी चीज है। पावर पूछ रहा हूँ मैं, पावर क्या है, व्हाट इज पावर? बिल्कुल अगर 11वीं वाले डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, या फिर 9वीं वाली डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क। यस सर। पावर क्या है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क है क्या, पक्की बात? हाँ सर। कैपेसिटी टू डू वर्क आदि बेटा एनर्जी होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है। एनर्जी और वर्क तो सर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ वर्क और एनर्जी सेम है, बिल्कुल सही, मतलब सेम नहीं है एक्चुअल में। देखो अलग अलग नाम दिया गया है बेटा तो कुछ तो फर्क होगा ना। तो वर्क होता है, जैसे मैं वर्क करता हूं तो मेरी एनर्जी यूज होती है। अगर मैं किसी और बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा हूं तो उसकी एनर्जी चेंज हो रही है ना। तो वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड जरूर है लेकिन सेम नहीं है बेटा, सेम कहना ठीक नहीं होगा, है ना। अगर सेम ही होता तो फिर सिर्फ एनर्जी की ही बात करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, वर्क की बात ही नहीं करते फिर तो, है ना। ये है। और हाँ, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है बेटा वो क्या होता है, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब देखना यहाँ पर जैसे अगर मैं पावर की बात करते हैं ना बेटा हम, तो इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो क्या होता है पता है आपको? आप सोचो क्या होना चाहिए। हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कह रहे हैं ना, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या मतलब बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वर्क डन पर यूनिट टाइम होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो पावर आपको, अगर आप कह रहे हो कि मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कैसे कर रहा हूँ, अब मान लो कि मेरा एक सर्किट है कुछ ऐसा, ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा, देखना। ठीक है, तो ये मेरा, मैंने एक सर्किट बना रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ जिसमें एक यहाँ मेरे पास एक बैटरी है सबसे पहले तो, और फिर यहाँ एक रेसिस्टेंस है आर। ठीक है, बैटरी की वोल्ट हुई। तो पावर जो होता है ना बेटा, यहाँ पर जैसे अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये बैटरी जो ये चार्ज को दौड़ा रही है ना इसके चारों तरफ, मतलब यहाँ से चार्ज निकला, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जा रहा है। बोलो, यही हो रहा है ना। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, देखो जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट के फ्लो का, आपने सुना है क्या? कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। कन्वेंशनल डायरेक्शन आपको पता है क्या होता है बेटा? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक। पारंपरिक दिशा क्या होती है करंट के फ्लो होने की, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल? पॉजिटिव से नेगेटिव सर। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल सही बेटा। लेकिन एक्चुअल में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। बोलो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, और फिर वो यहाँ जाते जाते इधर अट्रैक्ट किया है तो वो चला जाएगा इधर, यस सर। है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कहाँ से कहाँ बेटा? नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। बिल्कुल। और डायरेक्शन ऑफ करंट जो हम लेते हैं वो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन लेते का हैं? अपोजिट। क्यों? सर क्योंकि जो हमारा करंट है सर वो अपने आप फ्लो नहीं होता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है हमेशा। ठीक है, तो फिर करें उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं ना, फिर दिक्कत क्या आ रही थी? बोलो बोलो, तो वो नहीं पता। क्या बात कर रहे हो यार। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस नॉर्मल सी बात है कि ये कहा जाता है ना बेटा, देखो कि इलेक्ट्रॉन का जब आविष्कार नहीं, खोज, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो करंट वगैरह के जो हमारे बहुत सारे लॉज थे ना, वो सब इस हिसाब से बनाए थे हमने कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर हमें पता लग गया कि अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज।
जब अल्फा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब हुआ, उसमें बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पर है। याद है ना आपको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? जब हम यस सर। मॉडर्न, हाँ हाँ जब सर, हम मॉडर्न फिजिक्स गोल्ड पढ़ेंगे फॉइल तो वाला। बिल्कुल, हाँ गोल्ड फॉइल वाला, बिल्कुल सही। गोल्ड फॉइल 10 टू द पावर कुछ होता है -5 या -6 होती है उसकी विड्थ, है ना, बहुत कम होती है। तो उस पर बॉम्बार्डमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल से, तो ये देखा गया कि जो उसी समय न्यूक्लियस की खोज हो गई बेटा, है ना, न्यूक्लियस की खोज हो गई, और ये हमें कह दिया गया कि भैया जो एटम है उसका सेंट्रल पार्ट हार्ड होता है और वो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, ये बोल दिया गया हमें। यस सर। फिर हमने बोला कि यार अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रहता है, कहीं जाता नहीं है, तो फिर फ्लो कौन होता है? फिर हमें बाद में पता चला कि जो फ्लो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। पर फिर हमने बहुत सारे लॉ वगैरह बना दिए थे बेटा, है ना, इस हिसाब से। तो फिर सबको बदलना पड़ता, एक इलेक्ट्रॉन के मतलब आने की वजह से हमें अपने सारे लॉज को चेंज करना पड़ता। तो हमने सोचा कि इतने सारे लॉज को चेंज करने से अच्छा है कि हम बस यही मान लें कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा था, है ना, इतना कुछ इनकन्वीनियंस हो नहीं रहा था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके ठीक है, सर। ओके हाँ सर। बस ये है, ये चीज है बस। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब बेटा ऐसा करते हैं